हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिस्कशन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक बेसिक ओवरव्यू डिस्कशन के फॉर्म में मैंने आपको दिया है, विच विल बी टेकन एज अ रिवीजन ऑल्सो। बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सबसे पहले वेव पे फोकस कर। वेव क्या है? एनर्जी का प्रोपोगेशन, भागना, एनर्जी दौड़ रही है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो साउंड वेव भाग रही है, कहां? यहां मीडियम में। ठीक। अब व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप किसी भी एनर्जी को जब कहीं भगाना चाहते हैं तो यू नीड अ डिस्टर्बेंस विच मेक दैट एनर्जी प्रोपोगेट। एंड इफ द नेचर इज डिसिपेटिव, रीजन डिसिपेटिव है, तो आपको परपेचुअली वो सोर्स चाहिए। मतलब मैं अगर कुछ बोलूं तो क्या ये आवाज जीवन भर यहीं रहेगी, यहीं गूंजती रहेगी? नहीं। वाई? बिकॉज मुझे सोर्स चाहिए कंटिन्यूस एनर्जी फेंकने के लिए। वो ऑसिलेशन यहां वोकल कॉर्ड का जो ऑसिलेशन है, दिस इज प्रोड्यूसिंग दैट एनर्जी टू प्रोपोगेट। सो व्हेनेवर यू वांट टू एनर्जी टू प्रोपोगेट एनीवेयर, वेदर इट इज अ मैकेनिकल वेव विच नीड्स मीडियम or it's a non-mechanical wave which doesn't require medium for its propagation. क्या चाहिए? बेसिक डिस्टर्बेंस। तो what are electromagnetic wave? The self-sustaining oscillations of electric and magnetic field in free space or vacuum. ये क्यों बोला? अरे मीडियम में तो बात हो ही जाएगी। स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉन मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल, सूरज की किरणें। क्या आप तक आ रही हैं? बिल्कुल। बहुत बढ़िया, उजाला दिन है, बाहर देखिए जाकर, पता चलेगा। और अगर आप ये लेक्चर रात को देख रहे हैं तो सुबह का वेट करिए, जरूर आएगी। तो आप ये समझ जाओ इस बात के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ नॉन मैकेनिकल वेव एंड इट डजंट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। पहली बात। दूसरी बात, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या नॉन मैकेनिकल, मतलब आपका ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव? व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल? जब आपका डिस्टर्बेंस, यानी जो आपका ऑसिलेशन है, जिस वजह से ये एनर्जी भाग रही है, अगर उसका डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट ये डायरेक्शन है आपके ऑसिलेशन का, और एनर्जी का प्रोपोगेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वी कॉल दिस एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एंड व्हेन द ऑसिलेशन इज इन दिस डायरेक्शन एंड द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस वी कॉल इट एज ट्रांसवर्स वेव। जैसे रस्सी को एक सिरे से बांध दिया और उसका दूसरा सिरा हमने यहां छोर पकड़ लिया और उसको ये ऑसिलेशन दे रहे हैं, तो ये रस्सी भागी। अब आप नोटिस करिए कि वेव तो इधर जा रही है बट ऑसिलेशन यहां है। तो दिस पर्टिकुलर, ध्यान देना भाई, दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये जो हो रहा है इसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्स वेव। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ट्रांसवर्स। ठीक है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। पहला पॉइंट ये आएगा बीच में कहीं ना कहीं फैक्टर के फॉर्म में। और दूसरा क्या है भाई? दूसरा ये कि ये मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल। तो दिस इज अ नॉन मैकेनिकल। जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट है, इसलिए यहां पे छोटा सा लिख रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर का फोकस क्या है। ये चैप्टर हमसे कन्वे क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने क्या किया, एनसीईआरटी से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट और कुछ अच्छी बुक्स हैं, इनको कंबाइन करके 3 पॉइंट आइसोलेट किए हैं जो इस चैप्टर का फोकस है। एक तरह से कह लीजिए सारे टॉपिक यही हैं, यही बेसिस है इनको बनाने का। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? नॉट ओनली इलेक्ट्रिक करंट, पढ़िएगा इसको ध्यान से, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक करंट बट ऑल्सो अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिएगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट ये कह रहा है। तो ये किस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है भाई? ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक करंट तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, लेकिन एक और तरह का आपका मैग्नेटिक फील्ड है विच इज जनरेटेड ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फ्लक्स क्यों बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो उससे जनरेटेड किसी भी सरफेस से फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। तो जब आप इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट को ध्यान में रख रहे हो तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये कह रहा है एक तो करंट है जो आप बहुत बार पढ़ चुके, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में, यहां वहां वायर आड़ी टेढ़ी मोड़ के आपने अलग अलग जगह पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी ली डिफरेंट स्ट्रक्चर से। लेकिन अभी ये किस तरफ इशारा कह रहा है? ये कह रहा है एक नया करंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से पैदा होता है, और उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि यही सब टॉपिक है इसके आगे, जस्ट इंट्रोडक्शन। अब थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है मैक्सवेल इक्वेशंस कपल्ड विथ लॉरेंस फोर्स। कहां पढ़ा है? मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में। एक्सप्रेस
ऑल बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मुझे अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जनरेशन, प्रोपोगेशन या कह लीजिए उस वेव को डिफाइन करना है कंप्लीटली, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिस यानी थ्योरी को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? मैक्सवेल की 4 इक्वेशन। और अगर मैं उसको लॉरेंस फोर्स से कपल कर दूं तो मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हर एक कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज करने का तरीका है। एंड यू एड द डिस्क्रिप्टिव नेचर ऑल्सो अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि उसकी इक्वेशन कैसी है, फेज डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, ये सब पता चल गया तो आप समझ लीजिए यू नो ईच एंड एवरी फैक्टर अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सी, मैं ये नहीं कह रहा कि वी स्टार्ट, मतलब आप उनको जनरेट करना शुरू कर देंगे। यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करना थोड़ी शुरू कर देंगे इफ यू नो दिस। ठीक, आप क्या करेंगे? आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने लग जाएंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इतना लेट क्यों आता है, ये चैप्टर इतना बाद में क्यों आता है? क्योंकि नाम से पता चलता है पहले इलेक्ट्रिक पढ़ ले, फिर मैग्नेटिक पढ़ ले, और वेव के बारे में पहले जान ले, लास्ट में इस चैप्टर में कंबाइन कर ले। सो इट्स लाइक दिस, कि जब मैंने एक रस्सी को यहां पर बांधा था तो मैं ये पॉइंट पकड़ के ये डिस्टर्बेंस दे रहा था, तो वेव भाग रही थी। अब यहां पे अपन ने क्या किया? इंडक्टर कैपेसिटर लिए, 2 डिवाइस है। इंडक्टर कहां आता है? ईएमआई में पहली बार, सोलेनॉइड ही है बट मूविंग चार्जेस तक सोलेनॉइड बोलते हैं, ईएमआई में इंडक्टर नाम दे देते हैं। क्या करता है? मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है बेसिक तरीके से। और दूसरा डिवाइस है कैपेसिटर, वो क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। कौन सी? इलेक्ट्रिक। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कह लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नॉट अ टर्म, इसी। ठीक, चलिए, तो अब आपका जो एनर्जी है, बैटरी लगाई किसी कैपेसिटर को और उस कैपेसिटर को एनर्जी दे दी। अब जब वो कैपेसिटर को एनर्जी दे दी तो उसने तो रख लिया, उसका इंडक्टर लगा दिया। अब क्या कर रहे हैं? ये दोनों एनर्जी खेल रहे हैं, ये तुरक नहीं तुरक नहीं तुरक तुरक, ये इधर ऑसिलेशन की वजह से यहां पर कौन भाग रहा है? एनर्जी भाग रही। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भाग रही। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी कहेंगे तो हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट अलग नहीं कर सकते। पढ़ा वैसे क्यों था? जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सब एक साथ थोड़ी कूद पड़ेंगे कि भैया लाओ इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, चार्ज ये भी करता है वो भी करता है, ना। सो पहले चार्ज स्टैटिक रखा, इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा, फिर चार्ज चलाया, करंट के बारे में पढ़ा, फिर उस करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, और फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे। यही तरीका था। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप घिरे हुए हैं? बिल्कुल घिरे हुए हैं। आप घर पे लगे टीवी को की तरफ रिमोट को पॉइंट करते हैं और चैनल चेंज हो जाता है। इस कमांड को देने से वो किस तरह से हो रहा है? क्या रिमोट लेके वहां जा रहे हो पास में कि टच कराओगे तभी होगा? नहीं, आपको पता है रिमोट के आगे एक यहाँ पे आईआर, मतलब आपका इस तरह से एक लाइट लगी हुई, छोटी सी। बात करेंगे आईआर, मैंने बोला वो आगे आएगा, बताता हूं मैं। आइए, जब इंफ्रारेड लेंस देंगे, यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है छोटा सा, बड़ा ही लेमन टर्म में सुनना भाई, ये बल्ब लगा है, जहां पे रिसीवर होगा वहां भी एक बल्ब होगा। टीवी पे देखा होगा छोटा सा, ठीक है। ये तो एसी का रिमोट था, एसी के रिमोट से टीवी नहीं चलेगा ऑब्वियसली, बट जस्ट अब आपने टीवी का रिमोट पॉइंट किया, वो चल पड़ा। जादू है? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भागी। कहां से? ट्रांसमीटर से। कौन? रिमोट। किसके पास गई? रिसीवर। कौन? टीवी। गया कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप गए क्या? नहीं, वेव गई, एनर्जी गई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। क्या उस वेव को, उस वेव को अगर मैं इन इक्वेशन से समझना चाह रहा हूं तो आप समझ लीजिए मैक्सवेल वॉज द फंडामेंटल बेसिस थ्रू विच, थर्ड पॉइंट देखना, मैक्सवेल प्रपोज्ड। उसने थ्योरेटिकल बेसिस दिया कि भैया ये ऐसे कुछ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और ये आपस में लिंक्ड है, एक से दूसरा, दूसरे से पहला, इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक के साथ इलेक्ट्रिक। ठीक है, अभी दिखाता हूं मैं थोड़ी देर में उसको भी। तो हर्ट्ज कंफर्म, हर्ट्ज क्या किया? उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना दिया लैब में, प्रूव कर दिया हाँ भैया सही कह रहा है ये। ठीक, उसके बाद एक आए नोबेल प्राइज विनर मार्कोनी, उन्होंने एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया लॉन्गर डिस्टेंसेस पे। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था इस चीज के लिए, बिकॉज कम्युनिकेशन हो पाया उसके बाद। ठीक, अच्छा जी, ठीक है, मान लिया ये भी। लेकिन इसके बीच में एक अपना, मतलब इंडियन साइंटिस्ट है, मान लीजिए, आपको पता होगा, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने शॉर्टर वेवलेंथ की जो वेव्स थी उनको जनरेट किया था, बट स्टिल समहाउ द मार्कोनी गॉट द नोबेल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नीट की फ्रीक्वेंसी पे। एवरेज फ्रीक्वेंसी विल बी वन क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। एक सवाल आता है एवरेज। एक आध पेपर मैंने देखे वहां पे 2 भी थे। ठीक है, पढ़ाने कौन वाला है भैया? पीएजी सर। पी स्टैंड्स फॉर फिजिक्स, एजी स्टैंड्स फॉर सिल्वर, नहीं, एजी स्टैंड्स फॉर अभिषेक गौतम। ठीक, जी स्मॉल होता वहां पर, बहुत बढ़िया। तो अभिषेक गौतम, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और अपन बात करेंगे अब एनटीए के सिलेबस पे, फिर जाएंगे अपने कंसेप्ट मैप पर, जिस पर्टिकुलर तरीके से इस चैप्टर में भागेंगे। ओहो,
एनटीए के हिसाब से सबसे पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बात होगी। देन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हम उनके इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे, एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, हम रेडिएशन प्रेशर के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मोमेंटम कैरी करते हैं, बिल्कुल मोमेंटम कैरी करती हैं भैया। अगर मैं मान लीजिए अपना हाथ यहां रखूं और ये मुक्का बना के ऐसे मारूं तो इस मुक्के ने इस सरफेस पे इंपैक्ट जनरेट किया। वैसे ही अगर मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ऐसा एक सरफेस ले लूं जिसपे मैं उस फोटोग्राफिक इंप्रिंट को देख सकता हूं या उस इंपैक्ट को देख सकता हूं, उस ग्लो को देख सकता हूं उस वेव के आने से, तो वो पर्टिकुलर मुझे शो करता है कि दिस बिहेव्स लाइक दैट मुक्का, कि ये लगा और एक इंपैक्ट जनरेट किया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज मोमेंटम एंड व्हेन मोमेंटम चेंजेस फोर्स इज एक्सर्टेड। व्हेन फोर्स इज मतलब आपका एक्सर्टेड तो अपॉन एरिया करके क्या मिल जाता है? रेडिएशन प्रेशर। सिर्फ प्रेशर बोलेंगे तो आप फ्लूइड वाले प्रेशर में चले जाएंगे इसीलिए, या गैस वाले। ठीक, देन ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉरेंस फोर्स पे बात होगी इसमें। देन विल बी गोइंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट्स फ्रॉम रेडियो वेव्स एंड एंड एट गामा रेज। कॉस्मिक भी होता है, उस सन में जो पटाखे फूट रहे हैं उससे, मतलब नॉट लिटरली पटाखे, बट जिस चीज को लेना नहीं है उसमें इतना नहीं जाते हैं। कॉस्मिक रेज भी होती हैं। कॉस्मोस मतलब जो आपके कॉस्मिक एक्सप्लोजन होते हैं उसमें जनरेट होता है। ठीक है, तो यहां पे रेडियो वेव्स, मतलब जो अपना रेडियो वेव से इसे शुरू करेंगे और इन सारी वेव्स को देखते हुए अपन गामा पे जाएंगे। उनका एप्लीकेशन, उनका जनरेशन और कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, टाइप होंगे तो टाइप पे भी बात होगी। मतलब जितना एनसीईआरटी ने बोला है मैं उतना लूंगा। मैं अपना कोई ज्ञान यहां पे शो नहीं करने आया हूं, शो ऑफ नहीं करने आया हूं कि मैंने ये बुक पढ़ी है वो बुक पढ़ी है, बिकॉज इट्स पॉइंटलेस। जिस चैप्टर का रिक्वायरमेंट थ्योरेटिकल है उसके लिए मैं और कहीं नहीं जाना चाहता एनसीईआरटी के अलावा। और ये मैं ऐसे ही तुक्के में नहीं बोल रहा हूं कि किसी बंदे ने कोई बुक खोली, रैंडम पेज नंबर 36 डाल दो क्वेश्चन ये वाला, ऐसा नहीं होता है। when an exam is prepared you need a book which sets up the tone, the spectrum in which you can deal, just like the electromagnetic spectrum। वो क्वेश्चन का रेंज, वो थ्योरी का जो बेसिस होता है ना, वो अब वो तो और कौन सी बुक होगी? एनसीईआरटी भैया, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात। चलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके लिए थोड़ी भी अनसर्टेनिटी हो। वी हैव श्योरिटी, नो सिलेबस चेंज्ड। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स मूव आउट टू द कांसेप्ट मैप। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट से होते हुए कहां जाएंगे भाई? मैक्सवेल इक्वेशन यानी लॉरेंस फोर्स भी पढ़ेंगे साथ में, और एक पॉइंट आएगा बीच में। देन विल गो टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी व्हिच इज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत बढ़िया। ठीक, और फिर यहां से होते हुए हम कहां पहुंचेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे, और उसके बाद हम रिवाइज करते हुए वापस कहां आ जाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खत्म करने पे। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट से। बहुत बढ़िया, संभाल लिया। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का मीनिंग है कि जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पैदा हो रहा है। ये वो वाला, मतलब ये जो आपका करंट है, नॉर्मल करंट नहीं है जो वायर में भागता है भैया। अब ये कैसे पता चला? तो मैंने ये 3 फिगर आपको दिख रही होंगी ऊपर, ये एनसीईआरटी में है, नई पुरानी जो भी हो उसमें है, क्योंकि यहां पे कोई भी टॉपिक डिलीटेड एडेड नहीं है तो इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक आपको मतलब 3 फिगर आपको दिख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट करंट में आपको दिखेंगे और पूरा 1 पेज का एक्सप्लेनेशन है। बहुत ही सिंपल सी बात कहता है, उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक मैग्नेटिक नीडल लिया, ठीक, नॉर्थ साउथ वाला, ठीक, वही सॉफ्ट, वो अपना याद होगा फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये अपने ने क्या किया ऐसा, ठीक, इस तरह का एक, अच्छा जी। अब आल्निको याद करना, आल्निको चलो चलिए, तो ये नीडल है। अब ये नीडल को लिया अपने ने, ये जो अपना मतलब क्या बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल है, नॉर्थ साउथ पोल होगा। अच्छा, जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी बताएगा भैया। मान लो जैसे यहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसको पॉइंट किया तो सरक गया। अच्छा ठीक है, मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर ये इशारा करेगा तो पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, अब एक कैपेसिटर लिया, उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक, यहीं बना दे रहा हूं मैं, ऐसा एक बैटरी से कनेक्ट किया। ये वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब ये करंट फ्लो कर रहा है, एंड लेट्स से द करंट इज टाइम डिपेंडेंट। ठीक, करंट चेंज हो रहा है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा ना। अब जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है वैसे वैसे उसका जो एक टॉपिक है आपका आरसी सर्किट करके, एक्स्ट्रा है बट मेंस में है, इसीलिए नीट में एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से लेना पड़ेगा उसको। ठीक,
एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा ना भाई, ऑब्वियसली बात है। इफ यू वांट, देखो सिंपल सी बात है भैया, 10 सीढ़ी चढ़नी है तो 50 का एम कर, ठीक, तभी 10 की हिम्मत बनी रहेगी। नहीं तो 10 का ही एम किया तो 2 के बाद थक जाओगे, ठीक। तो एम हायर सो दैट यू कैन गेट व्हाट यू वांट कंफर्टेबली। क्योंकि साइकोलॉजिकली थिंक, जो सवाल आप घर पे कंफर्टेबल तरीके से कर पाते हैं वो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसी सेम कंफर्ट से कर पाए, ये हमारा टारगेट है फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने से। अब आप अगर ये सोचो कि फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना इज जस्ट लाइक बायो, कि बार बार कर ले, नहीं, द अप्रोच शुड बी डिफरेंट। और चैप्टर बाय चैप्टर भी डिफरेंट है भाई, ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकती है उतने उठाओ, लगाओ, मानो मत, ना हो फिर पीछे पड़े रहे। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार होगा, आज नहीं होगा कल होगा, चौथे पेपर में होगा, 8वें पेपर के बाद होगा। अरे लंबा टाइम प्रिपरेशन का ले रहे हैं तो हर दिन लगे रहने से ही होगा। बायो प्रिपेयर करते हैं तो यू कन्वर्स विद ईच अदर, कम्युनिकेट करते हो भाई, आप डिस्कस करते हो एक दूसरे से। फिजिक्स में यही अप्रोच फॉलो कर, गेट कंफर्टेबल। और वो तभी होगा व्हेन यू, जब आप उस हेजिटेशन को पार करके आगे निकल जाएंगे कि होगा कि नहीं होगा। उस उधेड़ बुन में पड़े रहेंगे कि होगा कि नहीं होगा, तो भैया नहीं ही होगा। अबे उससे आगे निकल के देख पहले एक बार, ना होना इट्स अ पॉसिबिलिटी, बट इफ यू आर नॉट टेकिंग दैट स्टेप तो डेफिनेटली नहीं होगा। यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव एवरीथिंग टू गेन। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखा और मैग्नेटिक नीडल, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं भैया। मैग्नेटिक नीडल, लेट्स नॉट डाइग्रेस फ्रॉम द एक्चुअल पॉइंट, एंड मैग्नेटिक नीडल लाए यहां पे, इधर वाला एक पॉइंट दिख रहा है, ये पी, ये पॉइंट पी पर रख दिया, ठीक। अब ये जो बैटरी थी ये करंट डिलीवर कर रही है। बैटरी करंट क्यों डिलीवर कर रही है, मैं उसी पॉइंट से वापस आता हूं। आरसी सर्किट में पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है वैसे वैसे उसका ऑपोजिशन चेंज होता है। तो लेट्स से द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड। समझना, कैपेसिटर अगर कभी घर में खराब हुआ हो, ठीक है, तो कैपेसिटर जब चेक होता है तो वो कैसे करता है चेक? कैपेसिटर लेगा, वो दोनों वायर लिया, प्लग में डाला, बाहर निकाला, टच करा, एक छोटा सा दिवाली का पटाखा चुटपुटी फूटी हो वैसा एक चिंगारी दिखेगी, वो आपको बताती है कि भैया कैपेसिटर सही चल रहा है, अदरवाइज खराब है, ठीक। अब कैपेसिटर के अंदर जो आपका कैपेसिटर है उसको जब आप लगा रहे हैं और उसमें करंट यहां पर फ्लो कर रहा है जिससे वो चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर चार्ज तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन यू आर कंसिडरिंग दैट चार्जिंग प्रोसेस ओनली। आप चार्ज होने के बाद की बात नहीं कर रहे हो। आपने कैपेसिटर अनचार्ज स्टेट में बैटरी में लगाया, चार्ज होना शुरू हुआ, चार्ज बढ़ रहा है, भले ही वो प्रोसेस बहुत जल्दी हो गई हो, बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दैट टाइम फ्रेम। तो वहां पे कैपेसिटर पे चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो चार्ज आपका कैपेसिटर पे धीरे धीरे आ रहा है। अब जो यहां पे चार्ज आ रहा है इस कैपेसिटर प्लेट पर, वो आ रहा है इस वायर से है, और वायर के पास जब मैं इस पॉइंट पी पर नीडल ले गया तो मैग्नेटिक नीडल ने ऐसा हरकत करके बावली हो गई, और इसके बावलेपन से मुझे मतलब कुछ हरकत दिखाई उसने, नॉट बावली होगा, ऑसिलेट ही करने लगी, ऐसा नहीं, ठीक है। वहां पे उसने कुछ हरकत शो की, उस हरकत से मुझे पता चला कि वहां एक मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी? पता है अपने को भाई। कौन सा लॉ यूज करके निकालते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, एम्पियर्स। अब एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर आप एक एम्पिरियन लूप मानते हैं, जैसे मतलब जो कि इस पॉइंट पे आपको ये येलो कलर का जो फिगर है, ये जो दिख रहा होगा, ये जो लूप दिख रहा है जो पॉइंट पी से पास कर रहा है, ये जो लूप आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट पी से जो पास कर रहा है, इसको यूज करते हुए एम्पिरियन लूप बनाएंगे और अपना एम्पियर सर्किटल लॉ लगाकर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, वहां मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां तक हम खुश थे, नो प्रॉब्लम वाज देयर, द लॉ वाज सफिशिएंट एंड वी कुड टेल कि बी कैसे निकलेगा। अब उसी मैग्नेटिक नीडल को उठाया और ये जो बीच के कैविटी दिख रही है कैपेसिटर के, यहां रखा, ये फिर बावली हो गई। तो उस बावलेपन से पता चला कि भैया यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी है? क्या यहां वायर है? नहीं, यहां मीडियम है। इस मीडियम में क्या करंट फ्लो कर रहा है? इन अ वे हां, इन अ वे ना। ये वो वाला करंट नहीं जो पहले वायर में फ्लो कर रहा था, बिकॉज यहां वायर नहीं। तो ये जो करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है इसको तो एक नाम दे दिया, एंड द नेम इज बॉन्ड, नहीं, कंडक्शन करंट। तो ये जो कंडक्शन करंट यहां पर अपन ने लिया वायर के अंदर, ये पर्टिकुलर कंडक्शन करंट तो अपने को पता था, लेकिन अब आया सवाल कि भैया यहां पर ये जो कैविटी है कैपेसिटर प्लेट के बीच की, ये क्यों हरकत कर रही है? तो अपने को मालूम चला कि यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, बट इस मैग्नेटिक फील्ड का रीजन वो करंट नहीं है जो वायर में फ्लो करता है। दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ करंट एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट।
which compelled Maxwell to combine his equation with Ampere and make it a Ampere-Maxwell law. वो जो एम्पियर सर्किट लॉ था चेंज कर दिया और उसने बोला कि भैया वो जो आप जब लॉ पढ़ते थे, आगे जाकर मैं इस बात को समझाता हूं, वो जो आप लॉ पढ़ते थे एम्पियर सर्किट लॉ, एक ही मिनट में एक खाली स्लाइड ले लेता हूं पहले ताकि थोड़ा सा हमारा एक डिस्कशन हो जाए छोटा सा, देखिएगा। तो यहां पर आप नोटिस करना कि अपना एम्पियर लॉ क्या था भाई, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ई। अब ये आई ई में व्हाट इज दिस आई ई, तो इसको बोलते थे एनक्लोज्ड करंट। तो उसने बोला कि भाई इसको ऐसा मत लिखो, इसको लिखो म्यू नॉट आई ई, मतलब एनक्लोज्ड है, बट ये वो वाला नहीं है जो सिर्फ वायर वाला है, जो आप अब तक जो कंडक्शन करंट मान के चल रहे थे वायर के अंदर, ये सिर्फ वो वाला नहीं है। तो आप इसको लिखो आईसी प्लस आईडी, यानी एनक्लोज्ड करंट है बट सिर्फ आईसी या आईडी नहीं, टोटल करंट। आईसी क्या है, जो वायर में भागेगा, आईडी क्या है, जो मीडियम में भागेगा, ड्यू टू द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड which produces a magnetic field. So in turn you can say एक करंट है जो मीडियम में भागता है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस प्लेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सा करंट, तो उस इसी करंट, ये जो करंट है आईडी, इसी का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। लेट्स मूव डाउन टू द थ्योरेटिकल पार्ट, जहां पे कोशिश करते हैं इस बात को समझने की कि डिस्प्लेसमेंट करंट को किस तरह से एनालाइज करके लाया गया। तो ये रहा अपना डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक और इसमें शुरू करते हैं। चलिए अब यहां पे आप नोटिस करिए दो प्लेट हैं, दो प्लेट के बीच में ऑब्वियस बात है यहां पे आपको रेड कलर के ये वाले एरोज दिख रहे होंगे, ये जो बीच में दिख रहे हैं ये वाले रेड कलर के जो एरो हैं, लाल एरो, ये क्या है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी कैपेसिटर प्लेट के बीच में प्रेजेंट है। अब क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो प्लेट पे आने वाला चार्ज भी धीरे धीरे बढ़ेगा, चेंज होगा, वेरिएबल पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बढ़ने घटने पे फोकस करने लग जाएंगे, डिस्चार्जिंग भी हो सकता है ना, इसीलिए चलिए तो उस पे मत जाइए। चार्ज है, चार्ज चेंज हो रहा है, ठीक है, वेरिएबल। अब अगर चार्ज वेरी कर रहा है तो कैपेसिटर प्लेट की चार्ज डेंसिटी भी वेरी करेगी, चार्ज डेंसिटी वेरी करेगी तो उसके बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी करेगा इसका मतलब है कि फ्लक्स भी वेरी करेगा बिटवीन द प्लेट सरफेस, उससे उस नीडल ने हरकत शो की, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरेटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट करंट। कैसे आएगा देखना भाई, सबसे पहले बिना कुछ ज्यादा दिमाग खर्च किए हाँ, सबसे पहले बिना कुछ ज्यादा दिमाग खर्च किए मान ले कि मुझे कैपेसिटर प्लेट जो है, वो जो प्लेट है, वो जो रीजन है उनके बीच का, उसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस सरफेस से लिंक्ड कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, जस्ट अभी आप उसके फॉर्मूला पे डेफिनेशन मत जाओ, मैं कह रहा हूं सिर्फ डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। अच्छा मैंने क्लोज मतलब जो आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यू नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म रहती है। अरे इंस्टेंटेनियसली तो यूनिफॉर्म रहेगी ना भाई, ओवरऑल व्यू में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम परसिस्ट करेगी वही रह जाएगी, चेंज तो हो नहीं रही, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन जब चार्जिंग स्टेट में है तो हर इंस्टेंस पे इस टाइम पर इस टाइम पर इस टाइम पर जो भी चार्ज होगा वही होगा इंस्टेंटेनियसली, तो उसके करस्पॉन्डिंग फाई भी वही होगा, सॉरी फाई नहीं, सिग्मा, सिग्मा जो आपका चार्ज डेंसिटी है उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होगा, ठीक। तो इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड बेयर कर रहा है तो उस पॉइंट पे तो कांस्टेंट है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं तो हम सबसे पहले ई को लिखेंगे, तो ई की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, इस वाले पॉइंट को, ये जो ई है देखिएगा यहां ये पॉइंट पे मैं क्या लिख रहा हूं, तो ई की जगह पे मैंने लिख दिया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा डॉट ए आता है तो ऑब्वियस सी बात है जब आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं ए डॉट बी, ठीक है, जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन बताइए मुझे क्या होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है यहां देखिएगा, तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन दिस केस, तो यू कैन सी ये आपका सरफेस था, ठीक है, ये आपका सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मुझे बताइए सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, तो मैं इसका हरे कलर से एरिया वेक्टर बना रहा हूं भाई, ये इसका एरिया वेक्टर है।
और जो लाल कलर से बने हुए हैं ये क्या हैं, तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। अब थीटा 0 है तो cos 0 बताइए कितना होगा, 1। इसका मतलब डायरेक्टली आई कैन राइट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज EA, उसको मैं डायरेक्टली EA लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया। तो E की जगह मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत सही, ठीक। अब A की जगह पे एरिया लिख दिया, इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो है सिग्मा, सिग्मा को लिखा मैंने Q डिवाइडेड बाय A। इंस्टेंटेनियस पे बात हो रही है इसलिए एक इंस्टेंस पे चार्ज Q लिया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, देखते रहिएगा बोर्ड पे ध्यान से, इनटू A। ये वाला A और ये A कट गया क्योंकि डिनोमिनेटर में था। क्या बचा फाइनल, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है इससे मैं Q निकाल लेता हूं। तो मुझे बताइए Q किसके बराबर आएगा, तो Q आएगा एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E। सिंपल, ये डेफिनेशन, इससे ये आउटकम निकल के आया। तो इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं इसके LHS RHS में दोनों जगह पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, लेट्स से यहां भी डिफरेंशिएट कर दूं, यहां पे भी डिफरेंशिएट कर दूं, तो व्हाट इज dq बाई dt, मुझे बताइए dq बाई dt क्या होता है, तो होता है करंट। और इस साइड पे आपको दिखेगा, ये वाले साइड पे आपको दिखेगा, नोटिस करिएगा, ये वाले साइड पे आपको दिखेगा कि यहां पे है एप्सिलॉन नॉट फाई E का टाइम डिफरेंशियल। अब एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, बाहर ले सकते हो, उसको बाहर ले लो तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई dt। और ये एक पर्टिकुलर करंट है जो किसके वजह से आया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। एंड दिस करंट इज कॉल्ड एज ID, एंड दिस ID is defined as epsilon naught d phi E by dt called as displacement current। और ये है आपके displacement current की definition। This is your formula, memorize it and be done with it। ठीक, तो चलो एक बात तो समझ आई। अच्छा सर वापस आओ पीछे एक बार, अब दूसरी बात सुनो। सर एक सवाल हमारे मन में जनरेट हो रहा है, ठीक है, मेरे भी हुआ था, आपके भी होगा। आपने जो अभी करंट निकाला उसके सबस्क्रिप्ट में नीचे आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का D लगाया, डिस्प्लेसमेंट करंट का, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट का D लगाया है अपन ने, सोच के बता ये डिस्प्लेसमेंट करंट और फिगर में पहले से बना हुआ I दोनों सेम होंगे कि अलग होंगे। व्हाट इज दैट I, वो हरे वाले I के नीचे में फिर से लगा दिया C, ये देखना, ये जो मैंने लगा दिया, ये देख, व्हाट इज दिस, ये जो लगाया क्या है, ये कह रहा है भैया वायर का करंट, नाम है कंडक्शन करंट, सुना ही होगा। और नीचे जो लिखा वो ID है, एंड दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट करंट। नहीं सुना होगा नाम, इसलिए सुनाया। तो ये दोनों सेम है कि अलग, बताओ मुझे, सेम है कि अलग। 10 लोगों की भीड़ भाग के आई, बीच में एक छोटी सी खाई थी, ठीक है, वो लोग मस्त भागते हुए आ रहे थे। अब सब भागते हुए आए, खाई छोटी है बहुत बड़ी नहीं, तो जिस रेट से भागते हुए आए खाई पर कूद कर चले गए। 10 आए थे पर यूनिट टाइम, 10 चले गए। बीच में एक आध बंदा, खाई छोटी है इसलिए मैंने बोला, नहीं तो आपका मन करेगा एक आध को खाई में भेजने का, बट डोंट डू दैट। तो यहां से भागता हुआ आया और ये सब कूदते हुए निकल गए। तो मुझे बताओ कैपेसिटर इज लाइक दैट पर्टिकुलर मीडियम, वो खाई है बीच की कैविटी, इधर वायर, यहां से चार्ज भागते हुए आए, कूद के यहां भाग गए। तो मुझे सोच के बता IC और ID में क्या रिलेशन होगा, क्या IC ID सेम होंगे? अरे बिल्कुल IC ID सेम होंगे। In a capacitor the conduction current and displacement current are what, same। That's why जरूरी नहीं कि एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt से ही सवाल हो सकता है कि कंडक्शन करंट निकालते टाइम Q इक्वल टू CV लिखा और Q इक्वल टू CV लिखते टाइम दोनों बाजू d by dt का ऑपरेटर लगा दिया। d by dt का ऑपरेटर लगाते ही ध्यान दीजिएगा, ये dq by dt इज ड्यू टू द चेंज इन पोटेंशियल, नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर है वो, उसका नाम अलग है भाई, ये रहा J वाला है बाबू, ठीक। तो अब ये जो पर्टिकुलर आपका जो पॉइंट लिखा अपन ने, इसमें dq by dt क्या है, तो देखना भाई सब्सक्रिप्ट में नाम दिया IC, एंड IC इज इक्वल टू व्हाट, कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर अंटिल एरिया, मीडियम और डिस्टेंस आर नॉट चेंज्ड द कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट A by d का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस। बहुत ही बढ़िया, मास्टर रिवाइज भी करवाता रहता है चैप्टर, बहुत सही। तो यहां क्या बच जाएगा, dv by dt बच जाएगा। अब dv by dt क्या है, तो ये जो करंट है ये भी एक फॉर्मूला बन गया कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये और ये मेरा पूरा चैप्टर का, मतलब चैप्टर कह रहा हूं, टॉपिक का क्रक्स है। इतना मैंने ले लिया तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर एंटर कर सकता हूं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड मेंस भी।
आराम से कंफर्टेबल तरीके से हो गया अपना। चलिए अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा जल्दी से। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2 पिकोफैराड इज कनेक्टेड टू सोर्स and potential is changing at a rate of 10 to the power 12 volt per second. Find the displacement current. ठीक है, मैं थोड़ा सॉल्यूशन इधर से लिख रहा हूं बिकॉज भले ही यहां पर एक विभाजन था बट उस विभाजन को पार करके हम आगे कूद गए। बाइफरकेट कर लें, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है। अब चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमारे पास सबसे पहले जो कैपेसिटेंस है वो है 2 पिकोफैराड, ठीक है। जो वोल्टेज है, ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है 10 टू द पावर 12 सेकंड, मतलब 10 टू द पावर 12 वोल्ट पर सेकंड वाली, ये क्या है? ये वोल्टेज है? नहीं, ये वोल्टेज का रेट ऑफ चेंज है। तो जो dv बाई dt क्वांटिटी है वो है, ये यूनिट से ही पता कर लेना यार। क्वेश्चन अब नीट के टाइम पे जल्दी जल्दी करते टाइम आदमी वोल्टेज ही मान के करने लग गया, तो कहीं ना कहीं यूनिट पे ध्यान दे तो याद रहे, गलती नहीं होगी कि सर ये v नहीं, ये v बाई t है, ये चेंज है, उसका टाइम रेट चेंज है। अच्छा जी, तो अब उसने सवाल पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या यहां इस सवाल में आपको कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है? सवाल का जवाब दें, नहीं। और अगर आपको यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी पहला जो फॉर्मूला था id इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, दैट कैन नॉट बी टेकन, वी हैव टू टेक द अदर रिजल्ट विच इज वही निकाला था, सी डीवी बाई डी टी, जे वाला फॉर्मूला। तो इसी को लिख दे, सॉरी मैं आगे बढ़, आई थॉट वो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। तो अब अगर यहां पे आप देखें तो IC जो होगा या जो ID के बराबर होता है वो कितना होगा, तो उसकी डेफिनेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी, C dV by dt। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? जल्दी से बोलेंगे भाई, तो C है 2 पिकोफैराड यानी 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाइड बाय dV by dt यानी 10 टू द पावर 12, ये कट गया और फाइनल आंसर आ गया 2। बताइए यूनिट क्या होगी? एम्पियर, 2 एम्पियर। लिखते टाइम जोश में मैं भूल गया कि आपके पीछे था वो, कोई दिक्कत नहीं मेरे। चलिए, तो 2 एम्पियर का आपका यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डी। डेटा निकाल लो सब कुछ जल्दी जल्दी, चलो डेटा निकाल लेते हैं पहले, सॉल्यूशन, ठीक है। कहां गया गोरा रंग? आओ चलिए देखिए, तो यहां पे आप देखिए सॉल्यूशन, देखिए इस पर्टिकुलर केस में कैपेसिटर प्लेट का एरिया ए है, ठीक है, सेपरेशन डी है और इट इज चार्ज बाय अ कांस्टेंट करंट आई, ये सब गिवन है। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है किसके बारे में? कैपेसिटर के बारे में, ठीक। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया, ये सब दे दिया। कंसीडर अ प्लेन सरफेस ऑफ एरिया a by 4। एक प्लेन सरफेस a by 4 का मान लिया पैरेलल टू द प्लेट्स, मतलब थोड़ा फिगर के वाइज में बता रहा हूं। देख, यहां पे एक कैपेसिटर का प्लेट है ऐसे, ठीक है। ये कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं ऐसे, आजू बाजू प्लेट्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा होगा ऑब्वियसली, ये ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जगह पे, एक इंस्टेंस पे कहीं पे है सिर्फ, या पूरा रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये देखिएगा पूरा रीजन में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह भरी हुई है, डेंसिटी होती है वो तो भाई, तो ये भरी हुई है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट कहां होगा? कैसे पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक पॉइंट पर एक लाइन में नहीं, वो तो मीडियम में होता है, तो वो भी तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा भाई। डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अब उसने ये बोला कि आप इसके बीच में प्लेट एरिया a by 4 मान लो, मैं a by 4 का प्लेट एरिया यहां पर छोटा सा बना रहा हूं। तो मैंने क्या किया, ये एक छोटा सेक्शन वहीं बना दिया मैंने, उसके अंदर ही देखिए यहां पर, और उसी के जस्ट पैरेलल यहां, या एक ही बना लेते हैं, एक से काम हो जाएगा वो शो करना। तो एक छोटा सा सेक्शन ले लिया यहां पर ऐसा, ठीक है, जो उन्हीं प्लेट्स के बीच में माना है। अब वो कह रहा है कि इस छोटे से, ठीक है, एक ही मिनट, हाँ, ये जो छोटा सा रीजन है यहां पर, इसके बीच का ये जो रीजन है, मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूं लेटर, आप देखिए ये जो पूरा रीजन है, इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट करंट है वो अपन से पूछ रहा है। अब इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट करंट है वो निकालने के लिए क्या तरीका होगा? तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला अपन को पता है, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये है, तो मुझे बताइए, अगर मैं फाई ई को, ठीक है, फाई ई को लिख रहा हूं, तो फाई ई क्या था? E इंटू ए। लेकिन अभी हम जो डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना चाहते हैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट
थ्रू द प्लेट्स, तो वो प्लेट से निकालना है। तो अगर वो प्लेट से अपने को, और ये क्वेश्चन सीखने वाले क्वेश्चन, ये जज वाले क्वेश्चन नहीं है भाई, डोंट वरी। इसलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्यूशन पे कूद रहा हूं, डोंट वरी। लास्ट में प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएगा। तो 5E इज इक्वल टू E इंटू ए, अच्छा जी, लेकिन एरिया ए लिखूं कि A/4 लिखूं? A/4, क्योंकि मैं पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं निकाल रहा हूं, मैं सिर्फ उस एरिया से डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मैंने उठा के उसको वहां पुट कर देना है। तो मैंने, अच्छा इसको मैं आईडी, मतलब इसको मैं आईडी कह रहा हूं, डैश वैश छोड़ो। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई ई बाई डी टी, अच्छा जी, तो डी बाई डी टी ऑफ, अब आप नोटिस करो जब मैं यहां पे लिखूंगा इसको तो E इंटू A/4 लिखूंगा, ठीक, ये लिखूंगा, हाँ या ना, ठीक। अच्छा, अब जब मैं इसको यहां पे इस तरह से लिख रहा हूं तो आप एक चीज देख पा रहे हो क्या इस रिजल्ट को? पहले तो रिजल्ट ही नहीं देख पा रहे आप, सॉरी छुपा लिया था। चलिए, तो इस रिजल्ट को आप देखो तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A/4 DE बाई dt, ये एक्सप्रेशन निकल के आया, किसका? आईडी का। क्या? एप्सिलॉन नॉट A/4 DE बाई dt, अच्छा जी। व्हाट इज दिस? ये पूरा क्या लिखा है? जल्दी से एनालाइज करके सोचिए क्या लिखा है। व्हाट इज दिस? अगर मैं तुमको बोलता कि बेटा इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए भूल जा, ठीक है, 2 मिनट के लिए मत भूल, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए भूल जा, जितने देर में समझा दूं, तो मुझे बता कि इस पूरे प्लेट का अगर मैं, ये पूरे प्लेट का अगर मैं तुमसे डिस्प्लेसमेंट करंट पूछूंगा तो कितना होगा? तो क्वेश्चन ने बोल रखा आई है, हाँ या ना? उसको कैसे लिखते? अगर पूरे प्लेट के बीच का लिखना होता तो उसको कैसे लिखते? ध्यान से देखना, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A DE बाई dt। अरे बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज है वो तो वही रहने वाला ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो आप नोटिस करके बताओ कि ये जो करंट है I और ये जो एरिया A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। जितना एरिया उतना वो करंट डिवाइड होता है। पूरे एरिया A में करंट I, तो A/4 में करंट I/4, हाँ या ना? अगर ये एरिया A/8 होता तो करंट I/8 होता। अगर ये प्लेट सर्कुलर होती तो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता। यहां पे क्या है? प्लेन में एक ए, मतलब आप देखिए जो आपका एरिया का डिपेंडेंसी है उसमें डायरेक्ट एरिया चेंज करके बताया उसने। अगर वो सर्कुलर प्लेट्स ले लेता और रेडियस के हिसाब से क्वेश्चन करवाता तब कैसे सोचते? आगे जाके एग्जांपल में दिखाता हूं, या चलो रुकिए बीच में उठा लेते हैं। आगे जाके क्यों देखना भाई, कोई पॉइंट वहीं खत्म करो, छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। या बढ़िया, देखना भाई, मान ले अपने पास अभी जो इधर देखना, ठीक है, एक ऐसी प्लेट है सर्कुलर और उसके बाजू में एक यहां पर ऐसे सर्कुलर प्लेट है। थोड़ा रफली बना रहा हूं, जल्दी डिस्कस करना है इसलिए। और इनके बीच में यहां पर ये दोनों प्लेट्स हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट कर रही है, ठीक, ये। और ये अपन ने बैटरी के 2 टर्मिनल ऐसे, इससे यहां पे एक टर्मिनल ले आए और यहां पे एक टर्मिनल ले आए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अब ये जो दोनों प्लेट्स हैं, मान ले इसका रेडियस r है, क्वेश्चन समझ ले इसको, यहीं पे सॉल्व करते हैं ऑन द स्पॉट, ठीक। ये ले लिया, सर्कुलर प्लेट्स हैं। अब ये जो इनके बीच में जो अपन ने ये जो, अब मान लो कि यहां जो करंट है वो I है, और जो पूरे प्लेट पे, पूरे प्लेट एरिया पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट मीडियम में फ्लो कर रहा है, सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स के एरो लाल कलर के आपको दिख रहे हैं, आप मान लीजिए वही डिस्प्लेसमेंट करंट के भी एरोज हैं, वही डिस्प्लेसमेंट करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को भी शो कर रहे हैं। अरे कंडक्शन करंट तो वायर में था, तो कॉन्सेंट्रेटेड बीम की तरह जा रहा है इलेक्ट्रॉन बोल, लेकिन वो जो पूरा है वो ऐसे नहीं लगता कि आप ऐसा सोचो कि आप ऐसा मान लो कि अपने पास एक पानी की पाइप है पतली सी, उसके आगे शावर लगा दिया, ठीक है, तो करंट तो वही है चारों से भाग के आ रहा है, लेकिन यहां पे जब आ रहा था तो पतले पाइप में था और वही यहां पे ऐसे भाग करके निकल गया, ठीक। तो अब ये जो आपका रेडियस था यहां पर r है, मान लो क्वेश्चन ने बोला कि एक कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, एक सर्कल माना ये वाला जिसका रेडियस है r/2, उसके बीच में ही पैरेलल माना, मतलब यहां एक प्लेट यहां प्लेट, उसके बीच में एक और सरफेस माना, और पूछा कि बताओ इस वाले सरफेस से, ये जो सरफेस है बीच वाला, इससे कितना डिस्प्लेसमेंट करंट जाएगा अगर पूरे प्लेट से जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है अगर वो I है तो इससे कितना जाएगा। तो मैं तो कह रहा हूं, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले एक चीज सीखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतने रीजन में चेंज होगी वो इतने रीजन में चेंज होगी, टाइम रेट चेंज। एप्सिलॉन नॉट एक मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपका वैक्यूम की प्रॉपर्टी है, तो वो तो चेंज हो नहीं रही। तो मैं एक फैक्ट बना देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिस तरह से एरिया चेंज होगा वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट चेंज होगा। अच्छा, यहां पे एरिया कैसे चेंज हो रहा है, तो यहां एरिया किस पे डिपेंड करेगा? क्या एरिया डायरेक्टली हाफ हो गया? नहीं, यहां पे रेडियस हाफ किया है।
वो जो सरफेस लिया है पहले वाले केस में एरिया आधा किया था डायरेक्टली, इसलिए आप सॉरी मतलब आधा शायद नहीं 1/4 किया था, देख लेंगे, ठीक है वापस जाते हैं, पहले इस पे देख। तो जो आपने सरफेस लिया सर्कुलर रीजन में उसका रेडियस r/2 है, तो मुझे बता एरिया कितना हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया जो होता है वो r² के प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर रेडियस हाफ होगा तो एरिया 1/4 हो जाएगा, हाँ या ना, देखो r/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 1/4 हो जाएगा एरिया। यानी अब अगर डिस्प्लेसमेंट करंट पूरे एरिया ए में आई था तो a/4 में कितना हो जाएगा i/4, ठीक। तो एरिया और डायमेंशन पे कैसे डिपेंडेंसी है वो दोनों बातें अलग कर ली, ताकि क्वेश्चन किस फॉर्म में दे देगा वो अपने को नहीं पता, ठीक। वापस आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, फिर से वहीं चलते हैं उसी सवाल के ऊपर। आई थिंक वो सॉल्व हो चुका था अपना, तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ओके, चलिए ले लिया सवाल, ये वाला ले लिया, बढ़िया, जल्दी से कर लेते हैं इसको। असर्शन रीजन सवाल है भाई, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट 1, डिस्प्लेसमेंट करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बोथ एसी एंड डीसी सोर्सेस, बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट 2 बाद में देखेंगे, पहले स्टेटमेंट 1 पे बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है डिस्प्लेसमेंट करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बोथ एसी एंड डीसी सोर्सेस। क्या ऐसा होता है, क्या दोनों से प्रोड्यूस होता है? अरे एसी से तो कोई डाउट नहीं, क्यों? क्योंकि एसी से मिलने वाला करंट, एसी से मिलने वाला चार्ज, उससे मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सब वेरिएबल होगा। अब सवाल आएगा सर डीसी से तो कांस्टेंट हो जाएगा, वो थोड़ी ऑसिलेट करता रहेगा। अरे एसी का करंट, मान लीजिए कैपेसिटर चार्ज हो भी जा रहा है, तब भी है तो करंट ऑसिलेटिंग, तो नेचर ही उसका ऑसिलेटिंग है। तो डीसी से प्रोड्यूस होता है क्या? बिल्कुल प्रोड्यूस होता है, डीसी से होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्रिटिकली इसलिए यह बात बोली थी कि हम कैपेसिटर के उस चार्जिंग स्टेट को देख रहे हैं जो जीरो से उस चार्ज क्यू तक जाने में जा रहा है। तो आप खुद सोचो, अगर आप इस वाले स्टेट से वहां तक जा रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट दिस कि चार्ज तो चेंज हो रहा होगा, फील्ड भी चेंज हो रही होगी, तो करंट प्रोड्यूस होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन अ कैपेसिटर सर्किट द कंडक्शन करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। करेक्ट है भाई, मेरे को सोचना ही नहीं है। वो स्टेटमेंट 1 एंड ट्रू। खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं, आगे जाओ। चलो अब आ जाते हैं PYQs, वो सवाल जो एक्चुअल में आए हुए हैं। बहुत बढ़िया, चलिए। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर। पढ़ेंगे भाई, सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। थ्रू अ रेजिस्टर, इफ I is the current in the circuit, then in the gap between the plates, पहला पॉइंट, displacement current of magnitude equal to I flows in a direction opposite to that of I। अच्छा, चार्ज यहां आते आते मन बदल गया, चलो वापस चले, कैसे? तो डायरेक्शन सेम होगा कि ऑपोजिट होगा? आए भैया, ऑपोजिट तो गलत होगा। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई, ये तो बिल्कुल गलत है, ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता। उन पॉइंट को ही कट कर रहा हूं मैं जिसकी वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है भाई, ठीक है। नो करंट, नो करंट, बात ही खत्म। फिर तो बीच में क्या है, करंट गायब हो जा रहा है, आया गायब, ओहो, मतलब ठीक। फोर्थ पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। बहुत ही बढ़िया सवाल, नीट 2024 का आसान सवाल, लेकिन जब ये सारी बातें पता होंगी कॉन्फिडेंटली तभी आसान है। चलिए नेक्स्ट, a capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V। यानी एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, उसको एक AC सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया है जिसका वोल्टेज सोर्स है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। यानी V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी हमें वोल्टेज दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं अपन, कैपेसिटेंस C दिया हुआ है। देन बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वुड बी गिवन बाय, ओहो क्या चाहिए भाई को, डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकलेगा? तो डिस्प्लेसमेंट करंट का एक फॉर्मूला तो था एप्सिलॉन नॉट डी पाई ई बाई डी टी, बट मैं ये चीख चिल्ला के पहले से बोल चुका कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा तो ऐसे सोच, नहीं तो मत सोच। अब इस केस में कैसे जाएंगे? कंडक्शन से जाएंगे। कंडक्शन कैसे लिखा जाएगा? उसको लिखेंगे C dV बाई dt। बहुत बढ़िया, क्या दोनों सेम होते हैं? हाँ, बिना किसी डाउट के। किसमें? कैपेसिटर में, ठीक। चलिए, तो अब यहां पे इसको यूज करके निकाल देते हैं भाई, धड़ाम से निकाल देते हैं। तो सबसे पहले V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, अपने को चाहिए dV बाई dt। जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करें भाई। V0 इज अ पीक वैल्यू, फैक्टर है, एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल ले। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल बोल जल्दी से, चेन रूल लगेगा नहीं लगेगा डिफरेंशिएशन में, स्पेशल केस ऑफ चेन रूल, यस। साइन का डिफरेंशियल बोल कॉस ओमेगा टी, अंदर क्या है मत देख, ब्रैकेट के अंदर क्या है मत देख। अब ब्रैकेट के अंदर जा, ओमेगा टी का डिफरेंशियल बोल, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? टी का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ओमेगा इज अ कांस्टेंट फैक्टर विच विल बी टेकन आउट, तो फाइनल आंसर आएगा ओमेगा V0
cos ओमेगा टी, बट ये तो अपने ने dv बाई dt निकाला। अब अपने को क्या चाहिए भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो उसको यहां से निकाल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी रिटन एज c इंटू dv बाई dt विच इज ओमेगा v नॉट cos ओमेगा टी। तो पहली बात, ऑप्शन सेकंड नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन सेकंड नहीं हो सकता, देन ऑप्शन फोर्थ नहीं हो सकता, बचा कुचा क्या, फर्स्ट और थर्ड, और अपना फंक्शन साइन आएगा या कॉस, तो अपना आंसर आएगा कॉस। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, ठीक है, जो इसके बाद का आपका सीक्वेंस आएगा, नेक्स्ट टॉपिक विल बी मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम। उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, उसी सेम एनर्जी के साथ, उसी फोकस के साथ, जहां पे हम मैक्सवेल इक्वेशन एंड लॉरेंस फोर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। सब्जेक्ट ऐसा है, रिक्वायरमेंट है। बाय।